ये उपाधियां गुप्त काल में भी मिलेंगी, जब हम गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे होंगे उसमें भी बहुत सारी। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसके पहले आपने देखा था कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और उनके लिए अश्वमेध यज्ञ कर्ता कौन थे? पतंजलि। इसके बाद फिर शासक के रूप में आते हैं रुद्रसेन प्रथम। ये समुद्रगुप्त के समकालीन माने जाते हैं, और प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख इनमें मिलता है। रुद्रसेन द्वितीय फिर बनते हैं, यह चंद्रगुप्त के द्वितीय के समकालीन थे। इसी से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभा गुप्ता का विवाह होता है। अब ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के हैं, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मौर्य वंश में पहुंच जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, वहां से नहीं, ये अगला वाला पार्ट है जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। प्रवर सेन का वास्तविक नाम दामोदर सेन था। इसकी राजधानी थी प्रवरपुर। प्रवरपुर में राम मंदिर बनवाया गया था। सेतबंधु नामक पुस्तक लिखी, इसमें कालिदास ने इनकी मदद की हुई थी। परमाश्वर की परमा ईश्वर की उपाधि धारण की थी। और जो गुफा नंबर 9 और 10 था अजंता में, प्रवर सेन ने ही बनवाया था। यहां तक तो हुआ आपका देशी वाला ब्राह्मण वंश जो चल रहा था। इसके बाद आ जाता है विदेशी वंश। विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं और विदेशी वंश आते हैं। हालांकि वो विदेश वाले आकर के भारत देश में भी और यहाँ के लोगों से बिल्कुल मिल जाते हैं जिस तरीके से, और यहाँ की चीजों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो अलग नहीं लगते हैं। अगर हम विदेशी मौर्योत्तर काल में ही बात कर रहे हैं, विदेशी आक्रमण की बात करें, तो सबसे पहले आते हैं हिंद यूनान। इसके बाद फिर शक वंश आएगा, पार्थियन वंश आएगा और कुषाण वंश आएगा। एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंद यूनान। ये अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया के शासकों से आए थे ना। अफगानिस्तान में जो बैक्ट्रिया पड़ता है वहां के शासक थे हिंद यूनान। ये पहला आक्रमणकारी था डेमेट्रियस, और दूसरा था यूकेट्रियस। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैक्ट्रियाई शासक। बैक्ट्रियाई क्या थे? इसको हिंद यूनान भी कहा जाता है। तो बैक्ट्रिया से 2 लोगों ने आक्रमण किया। एक थे कैमेट्रियस वंश और दूसरा था यूकेट्राइटस वंश। तो जो कैमेट्रियस वंश था, इसकी स्थापना कैमेट्रियस ने की और राजधानी थी इसकी सकाल या सियालकोट। जो यूकेट्राइटस था, इसकी स्थापना यूकेट्राइटस करते हैं और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। डेमेट्रियस वंश की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार झेलम नदी से लेकर के यमुना नदी के आसपास, इनकी वृंदावन वाली सीमा तक, मथुरा वृंदावन तक की सीमा जाती थी इनकी। इस वंश का सबसे जो प्रतापी राजा हुआ वो था मिनांडर, जिसकी पत्नी का नाम था एक्थ्रेलिया। यह कालसी ग्राम इनकी काबुल की थी। उपाधि इन्होंने धारण किया था सोटर पुण्यन, और इसका एक रेह अभिलेख भी मिलता है जो कि फतेहपुर तक शासन का गवाह है। मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन ने दी थी। इसके बाद यूकेट्राइटस वंश, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। इसने मैट्रियस को हरा करके बैक्ट्रिया में राज्य किया। वो भारत पर आक्रमण करके तक्षशिला को राजधानी बनाया था। इसका प्रतापी राजा हुआ एंटियोकेडस। इसने सुंग वंश के राजा भागभद्र के दरबार में होलियोडोरस नामक राजदूत को भेजा हुआ था, विदिशा के दरबार में। इसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी करवाई थी। हिंद यूनान शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे, जिसमें एक तरफ राजा की आकृति और दूसरी तरफ भगवान की आकृति बनी होती थी। हिंद यूनान के कारण होलो निकेल कला का जन्म हुआ था।
इसे बाद में कनिष्क ने और ज्यादा विकसित किया था। पाइथागोरस में पुनर्जन्म की शिक्षा भारतीयों से ली थी। पाइथागोरस जो था, जिसको आप प्रमेय पढ़ते हैं, पुनर्जन्म की शिक्षा भारतीयों से ही उसने सीखी थी। धर्म दर्शन में भारतीयों के ऋणी हैं और अपनी ज्योतिष में भारतवासी को ऋणी कर गए। हम लोगों ने ज्योतिष जो सीखा है वो इन्हीं से सीखा है। ग्रह नक्षत्र देखकर भविष्य देखने की कला भारतीयों ने सीखी थी। बराह मिहिर ने इन्हें मेच यानी कि निम्न कहा, लेकिन विद्वान होने के कारण पूजनीय भी बताया। मतलब दोनों तरीके से उनको सम्मान दिया। सबसे पहली बात करते हैं पर्दा प्रथा। तो पर्दा प्रथा यूनानों ने ही शुरू किया था, और ऐसे डायरेक्टली नहीं, इन्होंने नाटक के जरिए पर्दे को पटाक्षेप कहा था। इन्होंने नाटक में जो पर्दा गिरता है उसी की बात कही गई, और इसके लिए इन्होंने यवनिका शब्द का भी प्रयोग किया है। इसके बाद आ जाते हैं शक वंश। ये सारे विदेशी वंश हैं। विदेशी वंश में पहले हमने हिंद यूनान देखा, अब दूसरा वंश है शक वंश। शक वंश ये यूनानियों के बाद आक्रमण किए। इनकी 5 शाखाएं थी, और 5 शाखाओं में से 2 शाखाएं जो भारत पर आक्रमण करती हैं। मध्य एशिया में हेलमंद नदी घाटी के आसपास, ये भी अफगानिस्तान में पड़ता है, वहीं के निवासी थे। सिंध प्रदेश को शक द्वीप कहा जाता है। शक भारत में बोलन दर्रे से आए थे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बोलन या बेलन दर्रा भी कहा जाता है। इन्होंने क्षत्रप, स्वामी सम्राट, सहानुशाही उपाधि धारण की थी। इसकी 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? जब हम शक वंश की बात करते हैं तो शक वंश की 2 शाखाएं, एक होती है उत्तरी शाखा जिसको क्षत्रप कहा गया, और दूसरी थी पश्चिमी शाखा जिसको पश्चिमी क्षत्रप कहा गया। उत्तरी शाखा की जो राजधानी थी तक्षशिला, और दूसरी राजधानी थी मथुरा, जबकि पश्चिमी शाखा में एक राजधानी थी नासिक और दूसरी राजधानी थी उज्जैनी। तो जब हम उत्तरी शाखा की बात करते हैं तो तक्षशिला में मेउकस या माउस नामक शासक हुए। दूसरे जो हुए एजेज प्रथम, तीसरे हुए एजेज द्वितीय। जबकि मथुरा में जिसने शासन किया रोजुल और सोडास। पश्चिम में आते हैं तो पश्चिम में नासिक में भूमक और नहपान, जिसे जीपीएस ने हराया था, मतलब गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया था, नहपान को ही पहले बता चुके हैं। और दूसरी थी उज्जैनी, जिसमें चष्टन, रुद्रदामन और विश्वसेन जैसे शासक हुए। तो सबसे पहले हम बात करें कि तक्षशिला के शक शासक। यानी कि उत्तरी शाखा की बात करें तो तक्षशिला में मेउस, एजेज प्रथम और एजेज द्वितीय हुए। तक्षशिला के प्रथम शासक के रूप में मेउस को जाना जाता है। एजेज प्रथम की बात करें तो तक्षशिला अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है, और एजेज द्वितीय की बात करें तो इसको पहला शासक गोंडो फर्नीस ने पराजित किया और तक्षशिला पर अधिकार कर लिया था। मथुरा के शासक की बात करें जिसमें रोजुल और सोडास हैं, तो सोडास के बारे में उल्लेख मिलता है कि मथुरा के शक पहले उज्जैनी में शासन करते थे। वहां राजा विक्रमादित्य से पराजित होकर के ये मथुरा आए थे, और विक्रमादित्य ने इनको हरा करके वहीं पास विक्रमादित्य का उपाधि धारण की थी इनको हराने के बाद 57 बीसी में, और एक सम्मत चलाया था जिसको शक सम्मत के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी शाखा की बात करें जो कि नासिक में थी, जिसमें भूमक और नहपान 2 शासक हुए। इस शाखा का प्रथम शासक था भूमक। महपान का दामाद सातवाहन वंश का शासक ऋषभदत्त या उषादत्त था। महपान को गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया था और पराजित करके मार भी डाला था। जोगलथम में मुद्रा भांड से इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। इसके बाद उज्जैनी शाखा में बात करें तो इसके प्रथम शासक थे चंटन,
और इसके पिता का नाम था यशमोते। इनका राज्य उज्जैनी में था। चंटान का पौत्र था रुद्रदामन। रुद्रदामन 130 से लेकर के 150 एडी तक शासन करता है और यह तर्कशास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञाता हुआ करता था, निपुण था इसमें। इसने महाक्षत्र की उपाधि धारण की थी और जूनागढ़ अभिलेख में इनका निर्माण करवाया था 150 एडी पे। सुदर्शन झील के बारे में भी मिलता है। यह चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली का मतलब क्या है? जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हो। संस्कृत भाषा में लिखा गया है जूनागढ़ अभिलेख। इसमें 4 शासकों का वर्णन भी मिलता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के शासक थे, दूसरे अशोक ये भी मौर्य वंश के थे, और तीसरे थे रुद्रदामन जो कि शक वंश के थे, और चौथे शासक है स्कंदगुप्त जो कि गुप्त वंश से संबंधित। इनके राज्यपालों का भी वर्णन मिलता है, गवर्नर का भी। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे पुष्यगुप्त वैश्य, अशोक के गवर्नर थे तुशाप्य, रुद्रदामन के गवर्नर थे सुमिसाक, और स्कंदगुप्त के गवर्नर थे पर्णदत्त। पर्णदत्त का एक पुत्र भी था चक्रपालित जो कि उप राज्यपाल था, उप गवर्नर था। जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है कि रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को पराजित किया था 2 बार। रुद्रदामन वैदिक धर्म और संस्कृत भाषा का पोषक भी था। अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था। इसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया और शक सत्ता को समाप्त कर डाला था। इसके बाद जो अगला वंश आता है पार्थियन वंश। आपने देखा विदेशी वंश में हिंदी यूनान, और इसके बाद शक, और इसके बाद पार्थियन वंश, ये तीसरा वंश है। पार्थिय वंश ये मुख्यतः ईरान या पर्शिया के निवासी थे। ये भारत में पहले वंश का संस्थापक मिथ्रेकेटस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था गोंडोफर्नियस। इसके बाद इनकी जो लिपि थी खरोष्टी, और अभिलेख था तख्ते वही पेशावर। और इन्हीं के शासनकाल में, गोंडोफर्नियस के शासनकाल में ही प्रथम ईस्वी में ईसाई संत सेंट थॉमस भारत आया था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, हम देखते हैं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हम बाद में देखते हैं 1600 के आसपास, वो नहीं, सबसे पहले कौन आया था? गोंडोफर्नियस के शासनकाल में, यानी कि ये इस समय आ गया था प्रथम ईस्वी में ही। और इसकी हत्या मान लो तमिलनाडु में कर डाली थी गोंडोफर्नियस ने। फिर लास्ट बनता है कुषाण वंश जो कि पश्चिमी चीन मध्य एशिया के निवासी थे। इसकी जाति थी यूची नाम का एक कबीला था, वहां से। प्रारंभ में 2 शाखाएं, बाद में 5 शाखाएं भारत में आई। सातवाहन 7 शाखाओं में से एक कुई-सुवांग शाखा थी जिसमें भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस को जाना जाता है। कडफिसेस प्रथम भी कहा जाता है। यह तांबे का सिक्का चलाता है। इसकी उपाधि महाराजाधिराज की थी। यह बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा मानता था। इसके बाद जो दूसरे राजा हुए बिम्बटफिसेस, ये लास्ट है। यह प्रथम वंश का वास्तविक संस्थापक था, मतलब कुषाण वंश का ये वास्तविक संस्थापक इनको जाना जाता है। यह महाराज और सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण किया था। इसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलवाया था। इस वंश का सबसे जो प्रतापी राजा हुआ था कनिष्क। इसने तांबे, उसके बारे में जरूर पढ़ना है। इसने तांबे के सिक्के चलवाए थे। और इसके बाद राजा बनते हैं कनिष्क जो कि 78 एडी से 105 एडी तक रहते हैं। ये इस वंश के सबसे महान राजा थे। इसकी राजधानी थी पुरुषपुर, पेशावर। उपाधि इनकी थी देवपुत्र की, जो कि चीनी सम्राटों से इन्होंने अनुकरण किया था। हालांकि ये भी चीन के ही थे, लेकिन पूरी तरीके से देसी हो गए थे। फिर देवपुत्र शाही सोना शाही प्रयाग लेख समुद्रगुप्त से मिलता है। कनिष्क ने 78 एडी में राज्यारोहण करता है और यहीं से भारत में शक संवत का सूचक होता है। प्रारंभ में चीन के हॉन वंश के शासक होती के कमांडर पान चाउ से पराजित हो जाता है कनिष्क, लेकिन बाद में पलटवार करके फिर जीत लेता है। और जो सिल्क रूट होता है जो कि चाइना से होकर के पूरा यूरोप तक जाता है, एटोमन एम्पायर तक, तो उस रूट पर भी कब्जा कर लेता है।
यह अंतरराष्ट्रीय का पहला साम्राज्य था इसका, है ना, सबसे ज्यादा साम्राज्य इसने फैलाया होता काफी दूर तक। इसके साम्राज्य में चीन, तुर्किस्तान, कंधार, बुखारा, समरकंद तक शामिल थे। इस प्रकार मध्य एशिया के रेशम मार्ग पर इसका अधिकार हो गया था। रब्ताऊ अभिलेख कनिष्क के अन्य विजयों का वर्णन मिलता है, जैसे अफगानिस्तान पे। इसमें कुषाण वंश की वंशावलियां भी पाई जाती हैं। मथुरा अभिलेख कनिष्क का अंतिम अभिलेख था। कनिष्क की पहली राजधानी थी पेशावर, जबकि दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्कपुर नगर की स्थापना करता है कश्मीर में, और सिरमुख नगर की स्थापना करता है तक्षशिला में, कश्मीर। कनिष्क सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलवाए थे, क्योंकि बहुत बड़ा शासक था, काफी ज्यादा विस्तार था, और सिल्क रूट में भी कब्जा था, सोना भी काफी ज्यादा था, तो इसने सोने के सिक्के, शुद्ध सिक्के चलवाए थे। और सबसे ज्यादा देवी देवताओं का अंकन भी इन्हीं के सिक्कों में मिलता है, जैसे शिव, गणेश, स्कंद गुप्त, बुद्ध, अग्नि, है ना, बहुत सारे देवताओं का वर्णन मिलता है। कनिष्क के दरबार में बहुत सारे राज दरबारी, जैसे चरक, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, पार्श। अश्वघोष ये कनिष्क के राज्य वैद्य हुआ करते थे। नागार्जुन को तो आपको पता है, भारत के आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। ये मध्यकालीन दर्शन के आचार्य भी थे। कनिष्क के शासन में कंधार व मथुरा शैली का विकास अच्छे से हुआ था। हालांकि इनका अंत जो है बहुत दुखद रहा, क्योंकि इन्हीं के सैनिकों ने इनको रजाई में भर करके और मुग्दर से पीट पीट करके इनकी हत्या कर दी थी। कनिष्क का पुत्र वशिक, यह कनिष्क का उत्तराधिकारी बना, और कनिष्क के बाद कुषाण वंश का राजा बना। फिर इसके बाद बनते हैं हुविक। वशिष्ठ के पश्चात हुविक शासक बनते हैं। कश्मीर में हुविस्कपुर नगर की स्थापना करते हैं। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के भी चलवाता है। फिर आते वासुदेव, यह कुषाण वंश का अंतिम शासक बना, और इसकी आस्था शैव धर्म में थी। कुषाणों ने दो नवीन प्रथाएं चालू की थी, एक अक्षय नीति और दूसरी थी देवकुल। अक्षय नीति का मतलब होता है इसमें न्यास, यानी कि परमानेंट जमीन को दान पे दे देना ब्राह्मणों को, और दूसरी थी देवकुल। इसमें देवकुल जो विधि थी, जो प्रथा थी, इसमें क्या होता था कि राजाओं की देव का मंदिर बनवाते थे, और उसमें राजाओं की मूर्ति स्थापना करवाते थे और उसकी पूजा करवाते थे। तो ये हुआ आज का यहाँ का पूरा मौर्योत्तर वंश, यहाँ से खत्म होता है अगर इसकी पूरी पूरी मोटी मोटी जानकारी ले लें। हालांकि इतना ज्यादा लुसेंट पे है नहीं, काफी ज्यादा मैंने बता दिया। आप अच्छे से इसको एक दो बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा ऑडियो फॉर्म में, तो इतिहास की अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। इसके आगे का जो पार्ट है वो भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन वो सिविल सर्विस के बेस पे है। जनरल नॉर्मल एग्जाम्स के लिए इतना पर्याप्त है, सफिशिएंट रहेगा। कुछ पॉइंट और इसमें ऐड किए जा सकते हैं, जैसे कुषाण वंशों का जो प्रशासन है काफी अच्छा था। बड़े क्षत्रियों को महाक्षत्रप कहा जाता था और छोटे को क्षत्रप कहा जाता था। विषय नामक इकाई हुआ करती थी, जिसको जिला कहा जाता था। प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन भी मिलता है। ग्राम प्रशासन का वर्णन भी मिलता है मथुरा लेख से। शातवाहन वंश की बात करें तो इनमें मौर्य के प्रशासन की कुछ बदलाव के साथ स्वीकार कर लिया गया था। जो मौर्य वंश में चल रहे थे उन्हीं को स्वीकार कर लिया गया था, थोड़ा सा कुछ बदल करके। हाल के बारे में पहले जान चुके हैं कि हाल क्या एक साहित्य, कवि और सम्राट भी था। संयुक्त शासन की स्थापना भी हाल ही करता है। संयुक्त शासन का मतलब हुआ कि पुत्र अपनी माताओं के साथ मिलकर के शासन कर रहे थे। धर्म की बात करें तो विदेशियों का आत्मशक्तिकरण हो गया था, पूरी तरीके से देशीकरण हो गया था, और वर्ण संकरण में देखा गया था। मनु स्मृति में जो मनु महाराज थे, इन्होंने प्राप्त छत्री या द्वितीय छत्री का दर्जा इनको दिया था। मतलब अगर ये कर्म से राजा थे, शासक के रूप में थे, तो इनको छत्री कहा गया था। पाणिनि के अष्टाध्यायी में दो प्रकार के सूत्रों का वर्णन मिलता है। एक थे निर्वासित सूत्र और एक थे अनिर्वासित। निर्वासित का मतलब होता है कि जो ये नगर के बाहर रहते थे, इन्हें छूते नहीं थे, और अनिर्वासित का मतलब होता है नगर की सीमा में रहते थे और इनको स्पर्श किया जा सकता था।
और बात करें अगर मौर्योत्तर कालीन साहित्य की, तो इनमें पतंजलि का महाभाष्य आता है, वात्सायन का कामसूत्र, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, और भाष्य का स्वप्न वासवदत्ता। इसमें उज्जैनी और वासवदत्ता की प्रेम प्रसंग की कहानियां मिलती हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो मौर्योत्तर काल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और इसी स्थिति के कारण इसको भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। कुषाणों ने सिल्क रोड पर कब्जा कर लिया था, आप कनिष्क ने बताया था, जो चीन, ईरान, पश्चिम एशिया तक यानी कि अंडोमान एम्पायर तक जाता था। बहुत सारे उद्योग धंधे भी अच्छे खासे चल रहे थे मथुरा में। जैसे वस्त्र उद्योग की बात करें तो मथुरा, चित्तौड़, अरिकामेडु। लौह उद्योग की बात करें तो करीमनगर जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, नालकोंडा आंध्र प्रदेश, कलिंग उड़ीसा और मगध में। शीशा उद्योग की बात करें तो ये तक्षशिला के आसपास शीशा उद्योग का प्रचलन था। हीरा की खानें थी कौशल, विदर्भ और कलिंग में। नमक उद्योग पंजाब और गुजरात में चल रहा था। और सोना कुषाण शासक मध्य एशियाई क्षेत्र अल्ताई की पहाड़ों से निकाल करके लाते थे। बंदरगाह की बात करें तो भ्रगकट या भड़ौच बंदरगाह मिलता है, जिसको बैरी गाजा बंदरगाह भी जाना जाता है, गुजरात में पड़ता है। ये वारकेमिक सिंध के मुहाने पर है। अरिकामेडु पांडिचेरी में स्थित है और इसकी जानकारी पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी एक पुस्तक है, वहां से मिलती है। और अरिकामेडु को पेडुका कहा गया है। 1945 में यह खुदाई में रोमन की जानकारी मिलती है। यहाँ पे खुदाई हुई 1945 में और यहाँ से पता चला कि रोमन तक जो है व्यापार चलता था। नेचुरल हिस्ट्री में प्लिनी ने कहा कि यूरोप का सारा सोना भारत चला गया, वही सिल्क रूट वाला पूरा। बहुत आंसू बहाता है, बहुत रोता है प्लिनी अपनी उस किताब में नेचुरल हिस्ट्री में, और कहता है कि यूरोप का सारा सोना भारत में आ गया व्यापार में, व्यापार के जरिए। और फिर बाद में अंग्रेज लोग वापस ले जाते हैं सोना, है ना। 1700 के बाद खूब लूट करते हैं। 1600 में इंडस्ट्री लगा करके इसके बाद फिर सब ले जाते हैं। सातवाहन में सोने के सिक्के नहीं चलाए, इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोने के सिक्के स्टेटर कहते थे और चांदी के सिक्के को हेमी ट्रम्प के नाम से पुकारा जाता था। और ये इंडो ग्रीक शासकों ने चलवाए थे। तो ये हो गया मौर्योत्तर काल का संपूर्ण इतिहास। इसके बाद हम देखेंगे गुप्त काल। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर करने की कोशिश की है, शॉर्ट फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में। आप इसको ऐसे